विधेयक रखा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिल को सदन के सामने रखेंगे और इसके बाद इस बिल पर चर्चा शुरू होगी, जिसके लिए बहस के लिए 8 घंटे का वक्त तय किया गया है और अगर जरूरी हुआ तो लोकसभा के स्पीकर ये वक्त बढ़ा भी सकते हैं। और सरकार की कोशिश ये है कि आज ही इस बिल को लोकसभा से पास करा लिया जाए ताकि इसको फिर कल राज्यसभा में पेश किया जा सके। वक्त बिल पर चर्चा के लिए एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट का वक्त दिया गया है। बीजेपी और लगभग सभी दलों की तरफ से प्रवक्ता भी जो हैं वो तय कर दिए गए हैं। बीजेपी की तरफ से वक्फ बिल पर जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल समेत 7 सांसद अपनी राय रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने वक्ताओं के नाम अब बता दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कुल 7 लोग वक्फ बिल पर आज बोलेंगे। कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ संसद की कार्रवाई लाइव। जी ने अच्छे से जवाब दिया है। आज का दिन थोड़ा सा सब लोग एक साथ रहने का है, इसलिए हम थोड़ा इधर आ गया है। सर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डोनर मिनिस्ट्री का गठन किया था और डोनर मिनिस्ट्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी को देश के मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा में लाने का भरपूर प्रयास किया। 70 बार से अधिक समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। मेरा प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट को आगे आने वाला 10 साल में हमारे जो विकास का गति है, बाकी जो इस वक्त आप देख रहे हैं संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पहला जो आर है वो क्वेश्चन आर होता है, प्रश्नकाल चल रहा है और उसके बाद फिर वो घड़ी शुरू होगी जिसका इंतजार इस बिल के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से किया जा रहा है। एक तस्वीर आप देखिए जहां जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वी लव मोदी के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। अभी तो टेबल भी नहीं हुआ है अमेंडमेंट्स बिल, अभी तो इस पर मुहर भी नहीं लगी है, लेकिन पहले से शायद इन्हें इस बात का अंदेशा हो गया है कि खुशखबरी सदन से आने वाली है और इसलिए जश्न मनाया जाना शुरू हो गया है। इधर तस्वीरें हम आपको सदन के अंदर ये भोपाल की तस्वीरें जो मीनाक्षी आपको दिखा रही थी। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। शहजाद, बहुत स्वागत है आपका। बहुत साहब वहाँ और आज बिल्कुल चटक सफेद कुर्ता और गिरवे रंग का वस्त्र पहन करके वहाँ आए हैं, कोई खास बात इसलिए है क्योंकि आज केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से नहीं बल्कि आगाखानी समाज के सदस्य के नाते मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए। ये लड़ाई जो है ये एस से संविधान और एस से सामाजिक न्याय की लड़ाई। और देखिए विडंबना की बात यह है कि जो संविधान और सामाजिक न्याय की बात करते हैं आज वो पूर्ण तरीके से दूसरी ओर खड़े हैं। देखिए एक बात बताइए मुझे कि ये 37 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, इनकम जनरेट होती है 163 करोड़, कहाँ गई बाकी की प्रॉपर्टी? सभी को पता है कि करप्शन के माध्यम से कुछ चंद अशरफी मुसलमान, कुछ हमारे मुतवली, कुछ वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिशियंस मिलकर खा जाते हैं। आपने अशरफी मुसलमान कह दिया। नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूं। वो कह रहे हैं कि जितने खुश हो रहे हैं वो सब सरकारी मुसलमान हैं। देखिए ऐसा है कि हम वफादारी मुसलमान हैं, अब ना हम लोग जो है रजाकारी मुसलमान हैं, ना हम लोग गद्दारी मुसलमान हैं और ना हम लोग जो है देश को शाहीन बाग बनाने वाले मुसलमान हैं। हम तो संविधान में यकीन रखने वाले आंबेडकर जी वाले मुसलमान हैं। आप बता दीजिएगा हमको गलत ठहराते हैं, सही ठहराते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जो बात है संविधान की, आज मैं बोल दूं सौरभ जी ये इंडिया टीवी की बिल्डिंग रजत शर्मा जी की नहीं मेरी है, फिर रजत शर्मा जी को प्रूव करना है कि ये बिल्डिंग उनकी है और रजत शर्मा जी को कोर्ट जाने की भी अधिकार नहीं है। रजत शर्मा जी को ट्राइब्यूनल आना है, ये ट्राइब्यूनल में ये कोई व्यवस्था चल सकती है क्या? लिमिटेशन एक्ट उसमें लागू नहीं होगा, अनेकों एक सेकंड सर, ओवरराइडिंग पावर सब एक्ट का उसी के अंदर होगा। तो ये जो असंविधानिक व्यवस्था थी कि संविधान के ऊपर व्यवस्था, ये प्रकार की चीज को संविधान और सामाजिक न्याय को साधने के लिए बिल आ रहा है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट जो है ये आज जो बनी है 37 मीटिंग जेपीसी की हुई, सच्चर कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी, रहमान खान साहब की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी और 2023 में 10-10 मीटिंगें हुई है। एक चर्चा के बाद शहजाद जी आपको रोकना पड़ेगा, तस्वीर जरा आप देख ले। इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे हैं, इस वक्त सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं, रिजेक्ट
वक्फ बिल, ये देखिए उनके हाथ में एक बड़ी सी काली सी तख्ती पर सफेद रंग के अक्षरों में। देखिए, मुझे तो लगता है कि वो अकेले नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और सारे जो लोग गरीब मुसलमानों के खिलाफ, बेवाओं के खिलाफ, यतीमों के खिलाफ है, वो काले कपड़े पहन के बैठे हैं, क्योंकि आज लैंड ग्रैबर्स के लिए बहुत बुरा दिन है। तो लैंड ग्रैबर्स के लिए अगर वो काले कपड़े पहने हुए तो पहन सकते हैं। आखिरी कोशिश है उनकी तरफ से भाई, कोई अपनी अंतरात्मा की अपील सुन ले और बिल के खिलाफ वोट मैं कर केवल ले। एक भले ही चीज, whip जारी 10 है। सेकंड बात कर सकता हूं, सिर्फ 10 सेकंड। आपके एक साथी का बयान है, मैं सुनवा देता हूं ना तब तक, लल्लन सिंह जी का। हाँ, संसद में हम संसद में बताएंगे वक्फ बिल पर जेडीयू का स्टैंड क्या है। ये लल्लन सिंह कह रहे हैं, सीनियर नेता हैं, सांसद हैं, और जेडीयू को कांग्रेस से सेक्युलरिज्म सीखने की जरूरत नहीं है, यह भी साफ साफ कहा उन्होंने। संसद में हम लोग बताएंगे कि वक्फ पर जेडीयू का क्या स्टैंड है। जेडीयू को और नीतीश कुमार जी को सेक्युलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस पार्टी से समझने की जरूरत नहीं है। किस बिल की बात है? बिल में हमारे जेपीसी में हमारे मेंबर रहे दिलेश्वर कामत जी, जो हमारे सुपौल से सांसद है, जो भी लोग मुख्यमंत्री जी से मिले पटना में आकर के, हम लोग भी इस मीटिंग में थे, उनका जो कंसर्न था वो बात वहाँ रखा, और वो सब बात हम लोगों ने, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो उससे जो हम लोगों को लगा कि जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो बात हम लोगों ने वहाँ रखी है। खास करके रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है बिल आने दीजिए कि जरूर इस बात को एकोमोडेट किया गया। क्या आपकी पार्टी, जैसा आप कह रहे हैं, अगर इस लाइन पे बिल रहता है तो आप लोग समर्थन? बिल्कुल समर्थन करेंगे। तो बता दिया, अभी देखिए उन्होंने साफ साफ खुद ही बता दिया कि ये जेडीयू की डिमांड थी कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब इसके प्रावधान जो है जो बीत गया सो बात गई वाली बात है, अब आइंदा आगे आने वाले वक्त से शुरू हो। ये देश के गृह मंत्री ने एक दूसरे निजी चैनल को इंटरव्यू के समय कहा है साफ साफ कि रेट्रो, और ऐसे कानूनों में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वैसे भी नहीं हो सकता, तो जो डिस्प्यूटेड है चीजें वो तो कोर्ट में तय होंगी, और जो एज ऑन डेट है उसके ऊपर कोई चीज लागू नहीं होने वाली। दूसरी बात मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड इसी पर एक बार लिखिए ना, क्योंकि आज भी कुछ विपक्ष के लोगों ने बोला कि पैंडोरास बॉक्स ओपन हो जाएगा, कलेक्टर जगह जगह जाके विवाद खड़े करेगा, कभी किसी प्रॉपर्टी पर, कभी किसी प्रॉपर्टी पर। अच्छा, उनको बताइए कि कौन से प्रावधान में लिखा है कि कलेक्टर के पास ये पावर होगी। अभी बिल आया नहीं है। वो स्वरा भास्कर ने एक बार एनआरसी का विरोध किया था, एनआरसी का कोई बिल नहीं था। वैसे ही बच्चा पैदा हुआ नहीं, हजामत शुरू की, ये आएगा मस्जिद छिन जाएगी, सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी, ये सारी चीजें बहकाने के लिए। और 10 सेकंड लेकर सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, देखिए जब ये बिल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ अगस्त में, किसने खड़े होकर इसकी वकालत की थी? लल्लन सिंह जी नहीं, जिनका बाइट अभी आपने सुनाया। फिर ये जेपीसी गया, उन्हीं की सहमति के साथ। जेपीसी में एक टीडीपी का सदस्य, एक जेडीयू का सदस्य, दोनों ने समर्थन किया रिपोर्ट का, और आज भी उनके 3 लाइन विप में लिखा गया है सरकारी स्टैंड को सपोर्ट करना है। मैं पूछना चाहता हूं, उद्धव सेना का क्या स्टैंड है? बाला साहब ठाकरे जी तो पूरा आजीवन वक्फ का विरोध करते रहे, मैं आजीवन। और मैं बताता हूं, संजय राउत का आज का स्टेटमेंट है, इससे देश में प्रॉपर्टी वॉर शुरू हो जाएगी। इसका मतलब तो वही, करेंगे या इसके खिलाफ वोट करेंगे, समर्थन तो नहीं कर रहे। सौरभ जी, ताजमहल क्लेम करना प्रॉपर्टी वॉर नहीं था, ईडन गार्डन क्लेम करना प्रॉपर्टी वॉर नहीं था, महाकुंभ की जमीन क्लेम करना प्रॉपर्टी वॉर नहीं था, विजयपुर की जमीन फार्मर्स की क्लेम करना प्रॉपर्टी वॉर नहीं था, 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम करना यह प्रॉपर्टी वॉर नहीं था। आज अगर प्रॉपर्टी राइटफुल ओनर के पास जाएगी तो प्रॉपर्टी वॉर है। अब देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष पर आरोप भी लगा रहे हैं, विपक्ष राजनीतिक कारणों से इस बिल का विरोध कर रहा है। रिजिजू ने फिर दोहराया कि सरकार गरीब मुसलमानों, महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है और पीछे नहीं रहेगी। मोदी सरकार के इस फैसले को सदियों तक याद रखा जाएगा। अब वो अलग बात है कि विपक्ष कितना समझता है, नहीं समझता है, अब राजनीतिक कारण है या गैर राजनीतिक। आप सुने किरण रिजिजू ने क्या कहा। ऐतिहासिक दिन है और वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा, और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा, और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे, और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे।
क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं, और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और लगातार आप हम इंडिया टीवी की स्क्रीन पर यह भी देख रहे हैं कि किस दल के कितने सांसद हैं। क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होने वाला बिल है, तो इसलिए 272 का आंकड़ा चाहिए सरकार को यह बिल पास कराने के लिए। एनडीए की अपनी स्ट्रेंथ 293 है, 293 है, और सरकार ये दावा कर रही है कि नंबर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो है वो आप लगातार देख रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आप जुड़े हैं हमारे साथ। देवेंद्र, कहीं कोई संशय किसी पार्टी के स्टैंड में, या जो है जो सरकार के साथ है, जितने सहयोगी वो भी पूरी तरीके से खुलकर साथ हैं, जो विरोध में है वहां भी कोई गफलत नहीं है? जैसे भी शिवसेना की बात हो रही थी, शिवसेना यूबीटी, क्या करेंगे वो विरोध में वोट करेंगे, इस बिल के विरोध में वोट करेंगे। अच्छा। ऐसा उन लोगों ने तय कर लिया है। और दूसरी तरफ अगर एनडीए घटक दलों की बात करें या फिर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों की बात करें, उसमें लाइन क्लियर है, कहीं कोई उसमें डायल्यूशन किसी भी पक्ष में नहीं है। अब एनडीए की तरफ से जो उनके फ्लोर मैनेजर्स हैं वो ये काम कर रहे थे। जैसे लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद हैं और इसके अलावा 3-4 और सांसद हैं जिसमें एक सांसद करके हैं, तो उनको किसी तरीके से समझाया जाए। बीजेडी का सांसद हालांकि लोकसभा में नहीं है लेकिन राज्यसभा में है, तो वहां पर वाईएसआर कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीजेडी, इन दलों के सांसदों को भी अप्रोच किया गया। उन्हें ये बताया गया कि आखिर ये वक्फ बिल किस प्रकार से उसकी पारदर्शिता, उसके सशक्त करने, उसकी दक्षता के लिए जरूरी है। और पिछले 2 दिनों में इस काम को सरकार के फ्लोर मैनेजर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा किया गया है। अब देखना होगा कि उन दलों का रवैया क्या बिल के पक्ष में वोटिंग करने के लिए रहता है या फिर वो बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है कि वो बिल के पक्ष में वोट करें, क्योंकि सरकार जेपीसी के बाद इस बिल को लाई है, जेपीसी के संशोधनों के साथ इस बिल को लेके आई है। इसलिए सरकार का मोरल हाई ग्राउंड ये है कि ऑलरेडी इस पे बहुत गहन विमर्श हो गया है। लगभग 97 लाख से ज्यादा ज्ञापन मिले थे उस जेपीसी कमेटी को। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा कही जा रही है। एक और दिलचस्प चीज इसमें यह है कि चाहे सरकार हो या फिर सत्ताधारी पार्टी, लगातार वक्फ संशोधन बिल से संबंधित कोई गलत इंफॉर्मेशन ना फैल जाए, इसके लिए अलग अलग तरीके से कोशिशें की जा रही है और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है। ये और सरकार की एक्सरसाइज कितनी मजबूत है। आप देख रहे हैं कि करके जितने भी सहयोगी उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा हम बिल पर एनडीए के साथ हैं, हमने व्हिप जारी कर दिया है। अब सुने जयंत चौधरी को। We have issued the whip, so we are with NDA. Thank you. We have issued the whip, so we are with NDA. Thank you. Issued the bill and we are with NDA. हमने व्हिप जारी कर दिया है और हम एनडीए के साथ हैं। तो नंबर गेम में कहीं तो गाड़ी अटकती नजर नहीं आ रही है। नमाज वाले बयान से लोगों को कंफ्यूजन हुई थी। इन्होंने कहा था ना ऑरवेलियन पुलिसिंग है जब ये आदेश आया। देखिए सौरभ जी, ऐसा है सऊदी में भी, यूएई में भी और ओमान में भी इस प्रकार से खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। यूएई में तो 1000 दिरहम का फाइन लगता है। अच्छा ठीक। एनीवे, मैं उस विषय में नहीं। लेकिन आपने इतनी बातें कही, आप बता रहे थे बिल क्यों जरूरी है, तो आपने कहा ये भाई प्रोपेगेंडा कब तक चलेगा? ये सब प्रोपेगेंडा है, सारा प्रोपेगेंडा है। मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे देश को चैलेंज कर रहा हूँ। एक फायदा बता दें मुसलमानों का, गरीबों का। अरे आपको हमने बताया एक फायदा बता। नहीं, आपने नुकसान गिनवाया, मैं आपको फायदे गिनवा देती हूँ। प्लीज मुझे मौका दीजिए। पहले अनिवार्यता नहीं थी, महिलाओं की भागीदारी की, महिलाएं इसमें आएंगी, उनकी भागीदारी होगी। दूसरी वक्फ बाय यूजर का मैं आपको सबसे बड़ा फायदा बता देती हूँ कि शालिनी जी 30 सेकंड बोल रहे, फिर आप बोल लीजिएगा। 30 सेकंड्स ठीक बोलिए। जो देश का संविधान है, जो हमारे यहाँ पर सबको अपने अपने धर्म का, मजहब का अधिकार है, उसको खत्म करने की पूरी तरह साजिश है। जो देश 3 पिलर पर टिका हुआ है, जुडिशरी की पावर खत्म करके ये एग्जीक्यूटिव को पावर देना चाहते हैं। तीसरी चीज, अगर वाकई में मोदी जी मुसलमानों के हितैषी हैं तो एक सिंपल सी बात, 25 जुलाई 1925 को महात्मा गांधी ने कहा था आज हम देश की आज़ादी की पहली लड़ाई जीत गए। और वो कब कहा था? जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट पास हुआ था गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी के लिए। ऐसा बिल हमारे लिए आज तक क्यों नहीं है? ठीक है, अब ये जो वक्फ है, एक आखिरी बात, ये जो वक्फ है ये सरकार का गुलाम आज तक है
और इसको मजीद गुलाम बनाने के लिए, इसको छीनने के लिए बिल लेके आया। 70 सालों तक आपके पास भी मौका था, आप बोल देते कि 70 सालों से बोला हम हमने, आपके गुलाम नहीं रहना चाहते, हम आजाद होना चाहते हैं। अब मैं बोल देती हूँ, पूरे देश भर के अंदर कॉन्फ्रेंस किए हैं, ठीक है, हमने सबसे ज्यादा प्यार डाली है इसको। नहीं, आपने इनको 30 सेकंड से ज्यादा दे दिया, मैं भी पूरा 1 मिनट लूंगी। अगर ये कहते हैं कि हम लोग सरकारी मुसलमान हैं, उनके लिए ये जवाब है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। जिस जमीन में हम नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, उस जमीन और उस जमीन की कानून का हम पालन करते हैं। ये लोग बात करते हैं कि हम जाकर शाहीन बाग बनाएंगे। गरीब मुसलमानों के साथ ये ना तो कल थे, ना आज है, ना परसों होंगे। गरीब मुसलमानों का क्या हाल हुआ था जब शाहीन बाग हुआ था? लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे, पेट्रोल के बिल पे करते करते उनके महीने का जो राशन बिल है वो खराब हो गया। बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला। दूसरी बात, महिलाओं की भागीदारी पिछले बार भी थी, इस बार अनिवार्यता हो गई है। महिलाएं आएंगी, आगे बढ़ेंगी। इन लोगों को, महिलाओं को, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को आगे लाने का कोई शौक नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है। आज अगर राशन कार्ड में महिलाओं का नाम है, उससे भी इन्हें आपत्ति है। तीसरी चीज, अगर हम कह रहे हैं ये वक्फ की जमीन है, आप प्रूफ कर लीजिए, उसको रजिस्टर करवा दीजिए। आप रजिस्टर करवाना नहीं चाहते हैं। अगर आप उसे वक्फ बोर्ड में नहीं रजिस्टर करवाना चाहते, आप ट्रस्ट फॉर्म में रजिस्टर करवा दीजिए। आप वो भी नहीं करना चाहते। चौथी चीज, क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए क्योंकि इनको ब्यौरा देना पड़ेगा ना, इनको हिसाब देना पड़ेगा 1-1 रुपए का जो खर्च हुआ है। आज अगर मुतवली को 7% देना है वक्फ बोर्ड में, 7%, 5 कर दिया गया, शायद 5 कर दिया गया है, 2% और आपको मिल गया है ना, 2% और आपको मिल गया है, जो कि आप हमारे कौम के लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। तो इसलिए वो रजिस्टर ही नहीं कराते, वो इनिशियल नहीं करना चाहते, वो रजिस्टर नहीं करवाना चाहते, और वो सोचते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, ये हमारी जमीन है। वक्फ आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, अल्लाह के नाम की है। और इस कौम के लोगों के लिए, इस समाज के लिए, कुरान के हवाले से मैं कह रही हूं, वक्फ समाज के निर्माण के लिए है, वक्फ समाज के उत्थान के लिए है। वक्फ किसी निजी काम के लिए नहीं है कि वहां आपने होटल बना दिया। वक्फ प्रॉपर्टी 25 है यूपी में, उसके कागज आज भी गायब हैं। बंगलो बन गया, मॉल बन रहा है। वक्फ की जमीनों पे सबसे ज्यादा आरटीआई मैंने डाली होंगी, जवाब नहीं मिलता है। और जब आप वक्फ की जमीनें रेंट आउट करते हैं, तब आप धर्म नहीं देख रहे हैं। गैर मुसलमानों को जब आप जमीनें दे रहे हैं, गैर मुसलमानों को जब आप शॉप्स दे रहे हैं, तो आज अगर आप उनको कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाइए, गैर मुसलमान आ जाइए, क्या गलत है? 70 सालों में एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को उठने नहीं दिया, तो क्या सच्चर कमेटी को ये लोग नकार रहे हैं? ये रिकमेंडेशन तो सच्चर कमेटी की नकार रहे हैं आज कि वक्फ के मामलों में गैर मुसलमानों को शामिल किया जाए। ज़कात, फित्रा और वक्फ सब खा जाते हैं। अच्छा, ठीक है। एक केंद्रीय मंत्री कि सरकार गिरिराज सिंह जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। संवैधानिक है, मुसलमानों के हित में है, गरीबों के हित में है। ये बिल संवैधानिक है। जो लोग कर रहे हैं मुस्लिम विरोधी। अब उन्होंने भी कह दिया कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं। मुफ्ती साहब जी, बात ये है, ये सच्ची बात है। देखिए, ये सच्ची बात इसलिए है कि एक बेहिसाब, बेकिताब, बेलगाम नीम सरकारी संगठन जो लाखों एकड़ का मालिक बना हुआ है और उसका पिछले 70 साल का रिजल्ट 00 से भी ज्यादा है, तो आज अगर सरकार उसमें कुछ करना चाहती है, अच्छा अभी तो बातें हो रही हैं भाई गुरुद्वारा बंधक कमेटी की तरह एक्ट होता फला। पिछले 70 सालों में मुस्लिम संगठनों ने इतनी जागरूकता भी नहीं दिखाई कि कम से कम जो उनके पास जमीन जायदाद थी उनका इस्तेमाल ही सही कर लें। और मैं कहता हूं कि भाई मोदी जी का, देखिए आम मुसलमान को सौरभ भाई वक्फ से कोई लेना देना नहीं है, ना कल था ना आज है। बहुत चालाकी से मुस्लिम संगठनों ने मस्जिद को, कब्रिस्तान को उसमें दाखिल करके और उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया है कि भाई तुम्हारी मस्जिदें छीनेंगी, कब्रिस्तान छीनेंगे, तुम कहाँ जाओगे दफन होने, कहाँ जाओगे नमाज पढ़ने। वरना आम मुसलमान से अगर खाली वक्फ पर बात होती तो आम मुसलमान में आज वोटिंग करा लें, आप कल करा लें, वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े, वो सरकार के साथ खड़े। लेकिन चूंकि इनको पता था कि वक्फ बोर्ड के लिए मुसलमान बोलेगा नहीं, 70 सालों में मुसलमान को वक्फ बोर्ड से कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने चालाकी ये की कि उसमें मस्जिद को, मदरसों को, खानकाहों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को घुसा दिया और मुसलमान के साथ अब ये मजहबी इमोशनल कार्ड चल रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो उस दिन देखा जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए आम मुसलमान निकले, तो जो इसके विरोध में थे वो काली पट्टी बांध कर निकले, जबकि बात ना मस्जिद की, ना कब्रिस्तान की, ना दरगाहों की है। बात बस इतनी भर है कि सरकार ये अगर जानना चाहे, आम मुसलमान ये जानना चाहे कि कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का डेटा क्या है, तो फिर इस बात से आपत्ति क्यों है?